हेलो गाइस एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स गुरुकुल। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और सब्जेक्ट है F2 MA। MA मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। सो जितने भी F2 के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज कंटिन्यू आप सारे सीरीज देखिएगा। और इसके अलावा जो भी अगर आपके कोई कलीग्स वगैरह हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, राइट। तो हम चैप्टर करने वाले हैं हम कापमान के स्टडी मटेरियल से। और अब मैं इन सभी चैप्टर्स का मैं जनरली ऐसे पढ़ाऊंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का नोट्स मैं आपको अलग से कराऊंगा, फिर जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं इस बुक से करा दिया करूंगा आपको, राइट। तो आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं और आपके चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट तो ये पूरा जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके आसपास ही रहेगा। कहीं ना कहीं जो अब मैनेजमेंट है उसी के आसपास रहेगा। देखो मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी का पार्ट होता है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट होता है। तो सारा का सारा जो चैप्टर है इट विल बी अराउंड दी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वर्ड लिखता हूँ, मैनेजमेंट, ठीक। अब मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनी के अंदर करता क्या है, वो काम करता है डिसीजन मेकिंग का। उसमें जनरली 3 काम होते हैं किसी मैनेजमेंट के एक कंपनी में, ठीक है। तो मैनेजमेंट करता है क्या है, मैनेजमेंट करता है सर 3 काम करता है। वो करेगा या तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, और वो थर्ड काम होता है सर कंट्रोलिंग का। तो 3 काम करता है वो जनरली। अच्छा, मैनेजमेंट को जो भी जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ चाहिए होगा, है ना। तो उसको चाहिए होता है इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट को कोई भी जैसे कोई भी काम करने के लिए उसको चाहिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन, है ना। तो उसको चाहिए इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन। यानी इसके लिए इनपुट है। ये क्या है, एक तरह से इसके लिए इनपुट है ना। यानी जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिल रहा है उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा है। डिसीजन चाहे वो प्लानिंग कर रहा है या तो डिसीजन ले रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे काम किस पे करेगा, बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन जो इनपुट उससे मिला है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, तो इंफॉर्मेशन होता है कोई भी डेटा। डेटा डेटा होता है कोई रॉ फैक्ट्स या रॉ फैक्ट या कोई रिकॉर्डेड नंबर, कोई नंबर या कोई सिंबल, कुछ भी हो सकता है ना। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, या कोई सिंबल, तो कुछ भी हो सकता है। डेटा जितनी भी चीजें होती है सारी डेटा होती हैं, ठीक है। अब जब हम इन डेटाज को प्रोसेस करते हैं, इस डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। जब हम डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस, डेटा को हम क्या कर देते हैं, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, प्रोसेस का क्या मतलब है, ठीक है वो भी बताया था आपको प्रोसेस का क्या मतलब है। अब देखिए प्रोसेस का है कि मतलब ये कि डाटा के अंदर कोई मीनिंग डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में रोल नंबर 1 है, उसके मार्क्स आए हैं 50। रोल नंबर 1 है, उसके नंबर आया 30 आउट ऑफ 50, है ना। 50 में से 30 नंबर आए हैं। तो अपना आप में हमें एक इंफॉर्मेशन, एक हमें डेटा मिल रहा है, एक हमें फैक्ट पता लग रहा है कि रोल नंबर 1 की जो मार्क्स है वो है 30 50 में से, है ना। तो अपना आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बहुत, मतलब ठीक है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बहुत यूजफुल है। अब मुझे ये पता लगा कि रोल नंबर 2 है, उसके मार्क्स है 35 आउट ऑफ 50। तो अब ये हम एक तरह से इन्फॉर्मेशन हो गया, क्यों, क्योंकि अब उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। डिफरेंस निकाल सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं।
लाइक रोल नंबर 2 के रोल नंबर 1 से कम है, ज़्यादा है, कोई कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर से निकाल सकते हैं। अब इसी ठीक है, तो कोई भी डेटा है जब उसको हम प्रोसेस करते हैं यानी कोई मीनिंग डाल देते हैं तो वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में ना सर, इन्फॉर्मेशन में कुछ बातें, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन तो वैसे बहुत तरह की हो सकती है ना। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो होते हैं जो मैनेजमेंट के वाकई बहुत काम की होती है। तो सर ऐसे इन्फॉर्मेशन ना जो एक्यूरेट हो। ठीक है सर, एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट एक तरह से निमोनिक है। गुड इन्फॉर्मेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, यानी ये चीजें होनी चाहिए, ये रॉ मटेरियल होना चाहिए किसी इन्फॉर्मेशन में, है ना, ये एलिमेंट होने चाहिए। कौन कौन से वो भी बताते हैं कुछ, ACCURAGE। तो ये निमोनिक होता है। तो ये चीजें जिस डेटा के अंदर हो वो डेटा गुड, उस डेटा को गुड इन्फॉर्मेशन माना जाता है। सबसे पहले वो डेटा कैसा हो? एक्यूरेट हो, यानी बिल्कुल सही हो, एरर फ्री हो, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए और 0.2458, है ना। अब इसने मान लीजिए अभी नंबर है, अपने अपने जो अभी इंफॉर्मेशन जो भी आप अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपने राउंड कर रखा है ना, जो टेंस वंस यूनिट है उसको राउंड कर रखा है 0। तो आप इसको राउंड कैसे करेंगे? 2 5 ये लिखेंगे। अगर इसको आपने 2 4 लिख दिया तो एक तरह से एक्यूरेट डेटा नहीं हुआ ना। 2 4 होना फुल लिख दिया आपने तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। 2 5 ही करेंगे क्योंकि 5 से ज्यादा तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा ना। तो इस तरह से एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए आपके इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? ए तो मींस एक्यूरेट, सी मींस कंप्लीट। तो सर जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सर इसके अलावा A means accurate, C means complete. Next is cost effective. तो सर जो भी आपने डेटा हमें दिया है ना वो सर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब होता है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है ना कि भाई कोई भी हम जो इस डेटा, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेंगे। अब मान लीजिए उस पे है ना मुझे बेनिफिट होने जा रहा है, लाइक मुझे $100 का, अगर मैं वो डेटा सही हुआ तो मुझे $100 का बेनिफिट हुआ। लेकिन इसका ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को लेने में ही मुझे मान लीजिए $110 कॉस्ट आ रहा है ना। फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट जो इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है उससे ज्यादा तो उसका कॉस्ट है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। तो कोई भी काम का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमेशा इंफॉर्मेशन कैसी, इंफॉर्मेशन जो अच्छी होती है, गुड इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है। और नेक्स्ट है यू मींस अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल यानी कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा डेटा होना चाहिए कि मतलब आपका इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो, किसी को भी समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद है आर मींस रेलेवेंट, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए। अब जैसे रेलेवेंट का मतलब ये है ना, मान लीजिए आपकी सेल्स की टीम है, ठीक है, और आप उसको दे रहे हो, आप उसको डेटा दे रहे हो अकाउंटिंग की, लाइक कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स, है ना। इसका कोई आपने जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसका डेटा दे दिया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, है ना। वो वही मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट ही चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट ही है, उसको ना अपने कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन उसके लिए ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कॉस्ट कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या है ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन आप ब्रेकअप करके बता रहे हो कि मतलब उसमें लाइक उसमें रॉ मटेरियल का इतना कॉस्ट है ना,
रनिंग कॉस्ट इतना है, और ये बिल्डिंग का इतना कॉस्ट आ रहा है, लेबर कॉस्ट इतना आ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना आ रहा है, ये सारी कॉस्ट से काम करनी है, बस उसको टोटल कॉस्ट का से मतलब होता है। यानी इसमें यानी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में कितना आया, मान लीजिए $50 है, तो उसको पता है कि $60 का उसको बेच रहा है, तो उसको कॉस्ट पता होना चाहिए कि $50 उसका टोटल कॉस्ट है। उसको ये नहीं जानना, ब्रेक डाउन से कोई मतलब नहीं है, तो एक तरह से उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। जो इन्फॉर्मेशन उससे मिल रहा है उसको वो रेलेवेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की नहीं होनी चाहिए। तो रेलेवेंट, उसके बाद नेक्स्ट है ए। अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। अथॉरिटेटिव होनी चाहिए इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आपका सोर्स ऑफ डेटा है ना, वो रिलायबल होना चाहिए। जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर्स का डेटा आपने निकाला है, ठीक है, मान वो क्या होना, डेटा कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई अपने कॉम्पिटिटर का डेटा निकाला है ना, कि भाई कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो अब भाई आपने जो कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकाला है वो कम से कम ऐसे सोर्स से होना चाहिए जिसको जो रिलायबल हो, है ना, जो जो सही हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रैंडम डेटा कहीं किसी ने दे दिया और आपने उसे उठा के उस बेसिस पे आप काम कर रहे हो। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो जिसका जो सोर्स है ना, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आया है, वो अगर रिलायबल नहीं हो तो फिर वो इन्फॉर्मेशन किसी भी काम का नहीं। तो ऐसा गुड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अथॉरिटेटिव भी होना चाहिए, यानी रिलायबल भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है टी। टी मीन्स टाइमली। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा विद इन जो एक टाइम होता है वही उसी टाइम के बीच में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान ली क्रिकेट आप लोग देखते होंगे ना, क्रिकेट में क्या होता है कि डीआरएस जब देते हैं तो 15 सेकंड के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको डिसीजन लेना पड़ता है, बट वो 50 सेकंड के बाद आप लेते हो कि आपने डीआरएस लेना है, नहीं तब तक तो टाइम लैप्स हो जाता है, तब तो वो डिसीजन किसी काम का नहीं है, फिर तो ले भी नहीं सकते। वैसे ही बहुत सारे मैनेजमेंट के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे ना हो तो डिले हो जाता है, और फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन का कोई भी रेलेवेंस नहीं रहता, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें कंप्यूटर का डेटा मिला है कि भाई वो नया प्रोडक्ट वो 15 जून को लॉन्च कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन और हम भी सेम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमारा कॉम्पिटिटर भी उस सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, हम भी काम कर रहे थे। अब हमें पता लगा कि वो मतलब वो 15 जून को लॉन्च करने जा रहा है, और हम हमारा प्लानिंग ये था कि उनसे पहले हम मार्केट में जाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे ताकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें कुछ मिल सके। तो अब ये इन्फॉर्मेशन ही आपके पास 16 जून की आ रही है कि भाई 16 जून को आ रही है कि 15 जून को लॉन्च करने वाले थे प्रोडक्ट, तो रेलेवेंट वो इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो हमेशा आपका इन्फॉर्मेशन वो हमेशा टाइमली रहे, और लास्ट में इजी टू यूज। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आसान हो यूज करने में भी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे एक गुड इन्फॉर्मेशन के। तो आपका इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट मीन्स E means accurate, C means complete, C means cost effective, U means understandable, R means relevant, A means authoritative, T means timely and E means easy to use। तो ये ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया ये। चलिए, ये तो हो गया। अब मैनेजमेंट के 3 काम मैंने बताया था आप लोगों को, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग जल्दी होता है क्या, इसमें क्या होता है कि सेट गोल्स करते हैं, ठीक है। मेथड या वेज, आपने, ठीक है। तो हम कुछ गोल सेट करेंगे, ठीक है। मतलब प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम जल्दी सेट गोल या सेट ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, यानी हम सेट करेंगे कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, अपने गोल्स फाइनलाइज कर रहे हैं, वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके लिए एक तरह से प्लानिंग। यानी आप, या इसके अलावा आपने
उसको डिफाइन किया कि भाई कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका प्लानिंग। अब डिफाइन मेथड और वेज ऑफ टू अचीव गोल, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने टारगेट, आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मेरे को 100,000 आपने करने सेल्स, ठीक है। अब ये 100,000 कैसे करेंगे? कुछ तो आप मान लीजिए अब 80,000 आपने ये किया कि भाई 80,000 जो सेल्स होगा ना वो ऑनलाइन होगा, और 20,000 जो सेल्स है ना वो होगा ऑफलाइन। तो ये आपने एक तरह से आपने डिफाइन कर दिया कि आप कैसे इसको अचीव करोगे। या आप इस ये कर सकते हो कि भाई ब्रांच ए है ना, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी, ये सभी के आपने कर दिया कि भाई ए वाले ब्रांच में हमारा फ्री में ब्रांच है, बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो आपने कर दिया कि भाई 50,000 कम से कम इसका टारगेट है, इसको अचीव करना है। इसको मान लीजिए आपने दिया 20,000 का सेल्स, आपको यहाँ से लाना है 10,000, यहाँ से लाना है, कितने होंगे ये 70-80, और ये 20,000 अगेन यहाँ से लाना है। तो आपने कुछ सेट कर दिए, मतलब आपने वेज बता दिए कैसे कैसे कहाँ से क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपने प्लानिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग में क्या करते हो, सेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कैसी होनी चाहिए? अब भाई आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ना सेट, तो अब ऑब्जेक्टिव होनी कैसे चाहिए? वो होनी चाहिए स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव आपको होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट अगेन न्यूमेरिक है, और इसमें SMART सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो जब प्लानिंग करेंगे तो आपका जो प्लानिंग है उसके भी कुछ फीचर्स होंगे, है ना। तो आपको जो प्लानिंग कर रहा है वो आपका प्लान होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स तो आपका प्लानिंग होना चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब ये है कि भाई आपको ना क्लियरली डिफाइन करना है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। जैसे आपने 1 लाख सेल्स का टारगेट रखा, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, आपने भाई 1 लाख मुझे सेल्स करने हैं ना, 100,000 आपने सेल करने हैं, तो ये आपने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई ये मुझे करना है। उसके बाद है मीजरेबल। एम मीन्स मीजरेबल, आपने जो भी सेट ऑब्जेक्टिव किया है वो कम से कम उसको हम मेजर कर सके, उसको हम माप सके, है ना। ऐसा जो अनअकाउंटेबल ही है, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, वैसा गोल नहीं होना चाहिए आपका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेट किया कि भाई मुझे तो सबसे ज्यादा सेल करना है, तो ये अपने आप में मेजर नहीं कर सकते सबसे ज्यादा सेल का क्या मतलब है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, अपने कुछ ना कुछ नंबर्स देने हैं ताकि हम उसको मेजर कर पाए, है ना। आपने कर दिया कि मुझे सबसे ज्यादा सेल करना है, अब इसका मतलब अपने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल करना है, तो इसका तो कोई है नहीं ना, उसको मेजर ही नहीं कर सकते सबसे ज्यादा कितना, क्योंकि हमें नहीं पता कॉम्पिटिटर का कितना होगा, कुछ भी नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो एक तरह से आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें, जो अटेनेबल हो। और अटेनेबल को क्या बोल सकते हैं, अचीवेबल। अटेनेबल मींस अचीवेबल। तो ऐसा गोल होना, आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो अचीवेबल है। जैसे आप मान लीजिए हर महीने आप 10,000 टारगेट अचीव कर पा रहे हो सेल्स में, है ना, और आपने किसी अन्य और है ना पूरे साल भर में आप 10,000 आप अचीव कर पा रहे हो सेल्स, और फिर आपने एकदम से बना दिया टारगेट कि मुझे 5 लाख करने हैं, है ना। तो दिस इज अनअचीवेबल फॉर यू, अनअटेनेबल फॉर यू। तो जो लास्ट में टी है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने जो मेजर आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया ना, उसके लिए प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। उसके ना प्रॉपर एक टाइम आपको डिसाइड करना चाहिए, भाई मेरे को जो ऑब्जेक्टिव वो 1 साल में कंप्लीट करना है, 2 साल में या 3 साल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया था ना, मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख सेल करना था, मैंने टाइम डिसाइड कर दिया ना। तो ऐसा होना चाहिए कुछ।
और आपका जो भी टारगेट है वो रेलेवेंट ही होना चाहिए। यानी आपका जो रेलेवेंट का मतलब ये है कि भाई आप टारगेट सेट कर रहे हो ना, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आपके बिजनेस से बाहर है ना। तो ऐसा आपका होना चाहिए प्लानिंग। अब डिसीजन डिसीजन में ये है कि भाई आपका जो फर्स्ट आप जो का implementing the ways या method to achieve तो आपने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ठीक है, और उसने आपने जो वेज आपने जो डिफाइन किए थे कि आपको ऐसे ऐसे करके आपने करना है, तो उस चीज को जब इम्प्लीमेंट हम करेंगे, हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग, है ना। या फिर आप कह सकते हैं selecting one selecting the best alternative, है ना। तो आप कई सारे आपने वेज डिफाइन किए कि ऐसे ऐसे हम करके अपना ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। उसमें से बेस्ट आपने जो सेलेक्ट किया है वो है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, जैसे डिसीजन मेकिंग। देखिए, हम डिसीजन तभी लेते हैं ना जब हमारे पास एक से ज्यादा मेथड्स है, या हमें कुछ अचीव करना है और उसमें हमें हमने जो बताया गया कि ये तरीका है जिससे हम अचीव कर सकते हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करें अपने रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक साल में 4 एग्जाम क्लियर करने हैं, तो आपने कुछ सेट किया होगा ना, मुझे इतने महीने में एक करना है और उसके पर डे 4 घंटे पढ़ने हैं। तो जब आप पढ़ने लग जाओगे ना, तो ये माना जाएगा कि आपने डिसीजन ले लिया है ना। तो आपने जो डिफाइन किया है वे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग। और फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्लानिंग। अच्छा, आप डिसीजन मेकिंग में आप ये भी तो कर रहे हो ना कि एक्चुअली जो जो ऑब्जेक्ट जो वेज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मतलब आपने जो इम्प्लीमेंट किया, तो मतलब ये कि I'm सॉरी, हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे डिसीजन मेकिंग जब आप करते हो, तो उसमें आप करते हो क्या क्या हो कि जो आपने प्लानिंग के अंदर जो आपने वेज डिफाइन किए थे कि इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं अचीव, ठीक है, उसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो इम्प्लीमेंट हमने किया है, जो मेथड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो मेथड्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं कि इस तरह से हम अपने गोल को अचीव करेंगे, ठीक है, वो आपने क्या कहा क्या था, वो प्लानिंग के अंदर किया था। तो इसलिए कहते हैं जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसके 2 पार्ट स्टेप होते हैं। तो स्टेप 1 जो होता है ना, वो खुद में एक प्लानिंग ही अपने आप में क्या है, डिसीजन मेकिंग भी है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग है, लेकिन क्या डिसीजन प्लानिंग मेकिंग है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाता है ना। और डिफाइन वे, आपने जो डिफाइन वे किया है वो दोनों में आ जाता है ना। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मेथड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ना। इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। तो मैं कहूंगा कि जो डिसीजन है ना, इसका पहला स्टेप क्या है, अपने आप में एक प्लानिंग है, ठीक है। एंड एंड सेकंड, माफ कीजिएगा, सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग इज कंट्रोलिंग तो और सेकंड स्टेप जो होता है डिसीजन मेकिंग का, वो होता है कंट्रोलिंग। चलिए समझते हैं इसको कैसे। अब इसके लिए हमें पहले कंट्रोलिंग समझना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं कंट्रोलिंग को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि सामने का पूरा स्पेस कवर हो चुका है।
है ना। भाई आपने प्लानिंग कर लिया, आपने डिसीजन मेकिंग यानी इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, है ना, तो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, तो आप कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हो कि जो आपने एक्सपेक्ट यानी जो आपने प्लान किया था, ठीक है, वो उसका रिजल्ट यानी आपने प्लान किया था कि मुझे 6 महीने के अंदर 50,000 सेल्स करना है, क्योंकि साल भर का मुझे 1 लाख टारगेट है मेरा। तो मैंने डिसाइड इसमें भी यही किया होगा कि भाई मुझे 6 महीने में 50,000 सेल करना है, इसका मतलब। तो आपने ठीक है, आपने प्लानिंग कर लिया। अब क्या आपने जो आपने प्लानिंग किया था ना, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 6 महीने में जितना सीन है, वो दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप तरह से एक तरह से आप कंट्रोलिंग के प्रोसेस में आ गए, है ना। आपने स्टार्ट कर दिया कंट्रोलिंग। तो आप क्या करो कंट्रोलिंग में, आपने सबसे पहले दोनों को आपने कंपेयर किया। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और इसके बाद आपने कोई करेक्टिव मेजर्स ले लो। मतलब आपको पता है ना कि भाई अब जैसे 50,000 आपने मान लीजिए 6 महीने में टारगेट किया था, लेकिन पता लगा कि 30,000 ही सेल हो पाया, तो भाई कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी। तो आप उस कमियों को सुधारोगे कि ये चीजें मतलब क्या क्या जो उसमें प्रॉब्लम्स है वो सभी को फिक्स करोगे, है ना। तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और रिव्यू दी ऑब्जेक्टिव्स। तो आपने उसको भी, जब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको भी आप रिव्यू कर सकते हो। जो भी अब आपने 6 महीने के अंदर आपने सोचा था कि 50,000 करेंगे सेल्स और पूरे साल भर में 1 लाख करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना, 6 महीने में 30,000 हुआ है। तो आपको पता है कि भाई ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है 1 लाख। तो आप क्या करोगे, अपने टारगेट को 1 लाख की जगह आप कर सकते हो तो 70,000, है। तो आपने ऑब्जेक्टिव था उसको रीडिफाइन कर दिया, आपने रिव्यू किया और दोबारा से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, और कंट्रोलिंग जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग का सेकंड पार्ट है ना। क्योंकि हम दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं ना अपने ऑब्जेक्टिव को, और दोबारा से हम मेथड्स जो मेथड्स है उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो अपने आप में ये भी एक डिसीजन ले रहे हैं हम, है ना। जो हमारा आउटकम है उसके साथ हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या है कि डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग के अंदर भी डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारा यहाँ पे लिख दिया है ना। चलिए, मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन, अच्छा, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है किसी भी काम का, कोई भी काम करने के लिए। बट इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से, तो इसको मिलेंगे सेंटर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। जैसे एक सेंटर होता है कॉस्ट सेंटर, है ना। एक होता है रेवेन्यू सेंटर, एक होता है प्रॉफिट सेंटर, एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो ये डिफरेंट सेंटर्स, ये रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है, यस हो तो रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं डिफरेंट सेंटर्स, जिससे हम इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। देखिए, कॉस्ट सेंटर से हमें क्या पता लगेगा, ये क्या करके रखते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली कॉस्ट, है ना। ये सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करके रखेंगे, कौन कौन कॉस्ट सेंटर्स। और इसके
मैनेजर विल बी, देखिए कॉस्ट कॉस्ट सेंटर पहले समझिए होता क्या है। देखिए कंपनी का कोई सा भी पार्ट है ना, कोई सा भी पार्ट, कोई सा ही प्रोसेस, कोई सा भी डिपार्टमेंट, कुछ भी कंपनी के अंदर जहाँ पे कॉस्ट आ रहा हो, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर हो रहा हो, ठीक है, वो हो जाता है कंपनी का कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मशीनरी है, अब मशीनरी में कॉस्ट तो लग रहा है ना, तो एक मशीनरी अपने आप में क्या हो गया, हमारे लिए हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। कोई इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर। कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना, अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रॉफिट तो अर्न करके देता नहीं, सिर्फ खाली कॉस्ट ही आता है ना, तो अपने आप में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या आप कह सकते हो एचआर डिपार्टमेंट, ये सारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। और इनका काम है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, ठीक, सॉरी, इसका काम है सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, है ना। एचआर डिपार्टमेंट तो प्रॉफिट कमा कर दे नहीं सकती कंपनी को, तो सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे वो, पहली चीज। और जो भी एक्सपेक्टेड बजट होगा ना कॉस्ट का, उसको अचीव करना, ये उस डिपार्टमेंट यानी जो कॉस्ट डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ गए, ठीक है। तो हमें कॉस्ट सेंटर जितने भी कंपनी के, उससे हमें कॉस्ट से रिलेटेड डेटा मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, है ना। और कॉस्ट सेंटर को बताएगा जो उसके जो मैनेजर्स होंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने जितना बजट दिया उस बजट के अंदर ही अपना सारे काम निकालने के लिए, ठीक है। तो उसकी नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। ओनली सेल्स, उनके पास ओनली सेल्स का रिकॉर्ड होता है। जैसे हम सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अब जहां जहां से हम सेल कर पा रहे हैं ना, वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जनरली सेल्स डिपार्टमेंट ही किसी कंपनी में होती है, बीडीएम यानी बीडीएम तो लीव, जो सेल्स डिपार्टमेंट होती है वो जनरली सेल्स करती है। तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया वो हमारा हो जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हम प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, अब प्रॉफिट सेंटर अब कंपनी में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि मान लीजिए जो जहाँ पे कॉस्ट भी आ रही हो और रेवेन्यू भी क्रिएट हो रहा हो, है ना, रेवेन्यू भी मतलब हो रहा हो। जैसे कंपनी का मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका ब्रांच बी, उसके 3-4 ब्रांच है, तो ब्रांच बी अपना में क्या है, उस ब्रांच, अगर पूरे ब्रांच को अगर हम एक सेंटर माने तो उस ब्रांच में क्या है, कॉस्ट भी हो रहा है और ब्रांच सेल्स भी करके दे रही है कंपनी को, तो अपने आप में वो क्या कह सकते हैं, उसको उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रांच जिस जो हम कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों करके दे रही है वो हमारी हो जाएंगे प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है। तो हम जैसे प्रॉफिट के जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट पर्टिकुलर ब्रांच का आ रहा है, वो सारी डेटा इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिल सकता है ना। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इसका काम है भाई ROCE, ठीक है। तो इसका काम ना होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है कि भाई बिजनेस ना जितने पैसे अपने लगा रखे हैं ना, उससे रिटर्न कितना आ रहा है, चाहे वो विद इन बिजनेस या कहीं बाहर की कंपनीज में या स्टॉक्स में कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो मतलब जो कंपनी पैसा लगा रही है उससे रिटर्न ला के देना इसका काम होता है इस डिपार्टमेंट का कंपनी को, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डिपार्टमेंट एग्जांपल देना, तो मान लीजिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है ना, तो वो कहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, किस जगह पे करेंगे, और उससे हम जैसे मान लीजिए उसमें हम $1 मिलियन लगा रहे हैं, तो क्या हम वहां से रेवेन्यू 1 मिलियन से मतलब हम एक ठीक ठाक रेवेन्यू कर पाएंगे, 10% 15% जितना भी रेवेन्यू उस ब्रांच से हम निकाल पाएंगे अगर नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो। और नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ये डिसीजन कौन लेगा, वो लेगा इन्वेस्टमेंट सेंटर, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादातर जो मतलब बड़ी कंपनीज होती है, उनका जो वो हेड क्वार्टर होता है वो यूरोप या अमेरिका में होता है।
और वही डिसीजन लेते हैं कि क्या इंडिया में ब्रांच लगाना है, क्या चाइना में ब्रांच लगाना है, नहीं या नहीं। तो एक तरह से वही जो उनका ब्रांचेस हो जाता है किसी भी कंपनी का, जो यूरोपियन या अमेरिकन जो ब्रांच हो जाएगा, वो उनका उनका इन्वेस्टमेंट सेंटर भी हो जाएगा, ठीक है। और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कॉस्ट और जो हमारा प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू, वो दोनों का अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। तो ये 4 सेंटर्स हैं जनरली कंपनी के अंदर, जिससे इंफॉर्मेशन इनको मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब कंपनी प्लान जो मेन काम होता है मैनेजमेंट का, वो होता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर होता है सेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव कंपनी सेट करती है तो ऑब्जेक्टिव मतलब किस बेसिस पे होना चाहिए, कंपनी का होता है ना कि कंपनी का स्टाफ का कैसा एक दूसरे से बिहेवियर रहेगा, कंपनी काम क्या करती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी होगा कंपनी के पास जहाँ सब कुछ डिफाइंड हो क्लियरली कि भाई हमारा काम ये है, हमारे स्टाफ मतलब स्टाफ का पॉलिसी पॉलिसी ये है कि ऐसे ऐसे ये काम करेंगे, हम कौन कौन से एथिकल काम करेंगे। कुछ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, 1-2 पेज का, जहाँ पे हम एक तरह से बेसिक बातें लिखी हो कंपनी के बारे में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट। इसमें जनरली मिशन स्टेटमेंट किसी कंपनी का ना एक छोटा सा मतलब एक पेज होता है, 1 या 2 पेज का होता है, उसमें बेसिक बातें लिखी होती है, जैसे कंपनी का पर्पस क्या है ना, है ना, पर्पस को अचीव कैसे करेंगे, यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी और कंपनी की वैल्यूज हो जाएंगी, पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी हो जाएंगी। पॉलिसी मान लीजिए, अब मान लीजिए पर्पस क्या है, यानी कंपनी जो एग्जिस्ट, लाइक कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, किस काम के लिए, है ना, और कैसे कंपनी अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करेगी, यानी हाउ the service will be provided, यानी है ना, एंड यहाँ पे कह सकते हैं what the service will be provided, how the service will be provided। पॉलिसी में ये कर सकते हैं भाई स्टाफ एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप में होंगे, कैसे बिहेव करेंगे, यानी how the employees supposed to behave, है ना। वैल्यू मतलब किन वैल्यूज के साथ कंपनी काम करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिशन स्टेटमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन स्टेटमेंट भी कोई चीज होती है, और उसमें जनरली कंपनी की 4 बातें होती हैं। कंपनी का जो पर्पस होगा, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी होगी, कंपनी की जो पॉलिसी होगी, कंपनी की जो वैल्यू, जो कोर वैल्यूज है, ठीक है। वैल्यूज में हो जाएंगे कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या है, वो सारी की चीजें ऐसा हो सकता है, मैं हम कोर वैल्यू ये है कि हम एक तरह से बहुत ज्यादा हम कोई अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, ये कोर वैल्यू हो गई। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो ये इनकी कोर वैल्यूज हो जाएंगी, चाहे कुछ और भी हो सकता है। देखिए, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के पास, हमें ये पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे आ सकती है, डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लेकिन इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आएगी, कौन लोग हमें ला के देंगे उसमें से, है ना। तो इसमें जनरली अकाउंटिंग काम आता है, क्योंकि बिजनेस भाई इन्फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, आपको एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें लिखा हो कुछ ना कुछ, है ना। और बिजनेस का लैंग्वेज ही अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग जो है वो वहां से इंफॉर्मेशन आएंगी, ठीक है। और तो यहाँ पे हम 3 चीज बढ़ेंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो तो या फाइनेंशियल होंगी या नॉन फाइनेंशियल होंगी, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल इन्फो होंगी वो कहाँ वो उसके लिए क्या प्रिपेयर होगा, उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल कॉस्ट
या मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां से आपको जो भी फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। और जो नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखिए फाइनेंशियल का मतलब ये है जहाँ पे कॉस्ट, पैसे, मनी इन्वॉल्व हो रहा है ना, जैसे कुछ आपने कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे होगा फाइनेंशियल। अब जहाँ पे कोई नॉन ट्रांजेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर्स को मतलब क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्या टारगेट कर रहे हैं, और कौन सी नई मार्केट में टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट रिसर्च होगी अपना अपनी, मतलब है ना। तो ये सारी हो जाएंगी नॉन फाइनेंशियल डेटा, इसलिए तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। और मुझे अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता करना है तो उसमें क्या ट्रांजेक्शनल कुछ होता है, कोई नहीं। उसमें तो एक रिपोर्ट हमें चाहिए होती है सिंपली, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो अब हमने दो तरह के अकाउंटिंग मेनली लिया। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं होता, जनरली कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट सेम ही होता है, मतलब रियल लाइफ में, ठीक है। तो हमें जनरली दो हमें चीजें पता लगी। एक तो हमारी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, और यहाँ पे एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं दोनों में फर्क क्या है ना। दोनों, क्योंकि दो तरह की अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग में दो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और इन्फॉर्मेशन किस में आती है, लैंग्वेज में ही। तो अकाउंट्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास आएंगी। और अकाउंट्स भी दो तरह के होंगे, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो भाई इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है ना, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन को एक दूसरे वो बनाएंगे। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों बनाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब एक तरह से पीरियोडिकली बनाएंगे। पीरियोडिकली मतलब प्रॉफिट, एक तरह से उसका काम होता है सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये बनाने का काम होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पीरियोडिकली बनाएगा, उससे ये पता लगेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है ना। कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, इसके लिए क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियोडिकली बनाएगा, मतलब हर, ठीक है, ईयर के एंड पे। और ईयर के एंड पे या जरूरी नहीं है, उससे पहले भी अगर जरूरी पड़े कंपनी को बनवा सकती है अपने रिकॉर्ड के लिए, अपने एनालिसिस के लिए। और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी ईयर के एंड में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, कितने का क्या है कंपनी के पास, कितना साल भर में सेल्स हुआ, ये सारी एक रिकॉर्ड उसका बनाएंगे, ठीक है। उसका स्टेटमेंट बनाएंगे। दो तरह के स्टेटमेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनाएगी कंपनी का जो पीरियडिकली होगा, और एक होगा एट द एंड ऑफ ईयर। दो चीजें करती है फाइनेंशियल। एक दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम होता है इनका बनाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। इसमें होता है accounts या reports to aid decision, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, to aid planning, decision making, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही पता लगे कि भाई ये किसी न किसी तरह से जो भी रिपोर्ट्स या जो भी अकाउंट्स बना के देंगे ना ये लोग, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ही हेल्प करने वाला है, ठीक है।
और ये जो है ना, ये मैनेजमेंट को तो हेल्प करता है, लेकिन जरूरी नहीं है ये इसका जो मेन पर्पज है वो किसी और को सेटिस्फाई कराने का है, वो किसी और के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है। क्या लीगैलिटी, तो क्या लीगल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर साल बनाना? यस। नो। ठीक है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इनकॉर्पोरेटेड है उसके लिए लीगल है बनाना फाइनेंशियल अकाउंट्स। और जो मैनेजमेंट अकाउंट है ये ऑप्शनल है, मैनेजमेंट बनवानी से बना, क्योंकि मैनेजमेंट अपने काम के लिए बनवा रहे हैं तो वो उसकी मर्जी है। तो अगर उसको लग रहा है तो बनाना चाहिए, नहीं है तो नहीं, कोई ऐसा लीगलिटी नहीं है। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्या कोई फॉर्मेट है कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्मेट पे आप इस फॉर्मेट में बनाना हो, इस फॉर्मेट में बनाना हो, तो ऐसा कोई फॉर्मेट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कहेंगे यस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो यहां कहेंगे नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक। देखिए, जो फॉर्मेट जो होगा ना, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मोस्टली वो एक्सटर्नल उसके यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल, जैसे ये चाहिए हमारे रेगुलेटर्स को, ये हमारे चाहिए बैंक्स को, क्योंकि बैंक हमें लोन देगी तो भाई हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी, तो बैंक्स को चाहिए, ये जनरल पब्लिक जो शेयर होल्डर्स है उनको चाहिए, है ना। और जो और भी लोग हो सकते हैं जो एक्सटर्नल जैसे टैक्स अथॉरिटीज होती हैं उनको चाहिए, तो उनको भाई एक सिंपल एक स्टैंडर्ड जो जो यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड्स है उसी स्टैंडर्ड में होगा तभी तो उसको समझ में आएगा ना, वरना क्या क्या काम किया होगा हमने, क्या जुगाड़ लगाया होगा, उसको कैसे पता लगेगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसलिए हमेशा उसको और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ही बनाना पड़ता है, और वो स्टैंडर्ड कहाँ से आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंगली ही हमें सारा काम करना पड़ता है। ठीक है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है कि मैनेजमेंट अपने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाती है, ताकि मैनेजमेंट है ना इफिशिएंटली काम कर सके, इंटरनल कंट्रोल है ना वो बेटर हो सके, अच्छे से हो सके, तो इसलिए बनवाती है। ठीक है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वो चाहे तो कैसा भी बनवा ले, उनकी मर्जी है, वो किसी भी फॉर्मेट में बनवा ले, चाहे वो कैसा भी जुगाड़ू काम भी लगा ले, वो उनकी मर्जी है। ठीक है। क्योंकि वो उन्हीं के समझने के लिए ना, खाली तो दुनिया को थोड़ी समझाना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी का। ठीक है। चलिए, और इसके यूजर्स एक बार देख लेते हैं, इसके यूजर्स कौन होंगे। तो इसके तो होंगे एक्सटर्नल, लाइक शेयर होल्डर्स, बैंक्स, रेगुलेटर्स, है ना, टैक्स अथॉरिटीज, है ना। और इसके तो क्या होंगे, ये मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है। ये इसके नॉर्मल यूजर्स होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये चैप्टर में इतनी ही चीजें थी जो बताने लायक थी, और मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये नोट्स मैंने बताया, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बता देना, कमेंट्स में लिखिए और मैं आप लोगों के नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा टाइम और आपका लेना चाहूंगा, और मैं यही चीजें मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाए थे, तो मैं एक बार बुक से आप लोग ये देख लीजिएगा, ऐसे जस्ट ये देख लीजिएगा, और मुझे जो भी आपको समझ चीजें हैं वो समझ आती तो मेरे से पूछ सकते हैं। एक चीज और रह गया शायद मुझे बताना, मैं वो यहीं से बता देता हूँ। जो प्लानिंग था ना, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये प्लानिंग है, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो इसके लेवल्स होंगे,
ठीक है। तो कंपनी में कई सारे तरह के मैनेजर होते हैं। एक तो टॉप में मैनेजमेंट होती है मैनेजर, और एक मिडल मैनेजर्स होते हैं, और एक बॉटम लाइन पे मैनेजर्स होते हैं, है ना। जो प्लानिंग होती है वो तीनों लेवल पे होती है ना। तो जो लंबे टर्म यानी लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो होंगे स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग, ठीक है। और ये ऐसे प्लानिंग कौन करते हैं? जो टॉप जो होंगे मैनेजमेंट वो करेगी, ठीक है। और ये प्लानिंग कौन करेंगे? जी करेंगे टॉप मैनेजर्स, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा हमारा स्टैटिकल टैक्टिकल लेवल प्लानिंग। ये कौन करेंगे? ये करेंगे जनरली हमारे मिडल मैनेजर्स, और ये करेंगे हमारे, ठीक है। देखिए अब ये क्या करते हैं, ये गोल डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो टॉप मैनेजर होता है इनका काम होता है ऑब्जेक्टिव ये सेट करेंगे, है ना। मैं बताया ना होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, तो ये क्या करेंगे, होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे, या गोल सेट कर देंगे, ठीक है। और वो उन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उन गोल्स हैं, उनको क्या करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे काम में। जैसे मुझे, है ना, जैसे 1 लाख का सेल करना है, तो वो क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट को जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं यानी जो टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, लेवल होते हैं, वहां पे 5 लाख के सेल को ना ब्रेक किया जाएगा 10-10 हज़ार के सेल्स में, 20-20 हज़ार के सेल्स में, यानी वो मंथ में डिवाइड कर देंगे। इस महीने में, एक साल में कितना करना है, 6 महीने में कितना है, एक क्वार्टर में कितना सेल करना है, वो ब्रेक कर देते हैं, मतलब बड़े टाइम टास्क, है ना। तो ये इनका काम होता है। तो टेक्निकल लेवल प्लानिंग में क्या होता है, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, ब्रेक सेट ऑब्जेक्टिव्स into manageable chunks। तो छोटे छोटे टास्क में ना उनको चेंज कर देंगे, है ना। अब 1 लाख सेल मैनेज करना इज नॉट इजी, तो क्या करेंगे, वो 10-10, 15 हज़ार का टारगेट में डिवाइड कर देंगे, है ना। और इनके जैसे ये डिसीजंस लेते हैं, जैसे 1 ईयर या 2 इयर्स, ठीक है। तो मतलब 1 to 5 years, है ना। तो 1 से 5 साल के लिए जो भी प्लानिंग होगा वो ये लेंगे। और इसका मतलब 1 से 5 का मतलब ये है कि भाई जो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम काम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट ईयर के लिए कोई प्लानिंग मतलब हो रही है, तो वो कौन से करेंगे, टेक्निकल लेवल वाले, है ना। यानी जो नेक्स्ट ईयर है उसका भी कोई प्लानिंग हो रहा हो तो वो कौन से करेंगे, टेक्निकल से करेंगे। यानी 1 से 5 इयर्स का ये करेंगे, और जो हमारे जो सीनियर हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे हैं, वो क्या करेंगे, ओवर 5 इयर्स प्लानिंग, है ना। तो मतलब प्लानिंग जो करेंगे वो 5 इयर्स से ज्यादा का करेंगे, ठीक है। और थर्ड लेवल पे हमारा आता है, ये 2 लेवल हो गए हमारे, स्ट्रेटजी और टैक्टिकल, और थर्ड लेवल पे आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। ऑपरेशनल में क्या होगा, डे टू डे
डिसीजंस, है ना, डे टू डे प्लानिंग, है ना, प्लानिंग एज प्रॉब्लम अराइज, है ना। जैसे मान लीजिए अब कोई क्रेडिट कार्ड से आपके यहाँ पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए कोई सेल्स आप कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कार्ड से उसको पेमेंट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से हो नहीं रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ? तो इसको कौन सॉल्व करेगा? तो ऑपरेशन लेवल के जो मैनेजर्स होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो डे टू डे यानी जो आ रहा है, यानी एक साल या एक साल से कम के जो डिसीजंस होंगे वो ये ऑपरेशन लेवल के मैनेजर्स लेंगे, ध्यान रखिएगा। एक साल या एक साल से कम के जो प्लानिंग होंगे, जो डे टू डे होंगे, मंथली होंगे, वो तो ऑपरेशनल वाले करेंगे। जो एक साल से 5 साल के बीच के जो डिसीजंस होंगे, प्लानिंग होंगे, वो कौन करेंगे? वो करेंगे हमारे टैक्टिकल लेवल वाले, और 5 साल से भी ज्यादा की जो प्लानिंग करना हो तो वो करेंगे हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका जो मान लीजिए आपका कोई शॉपिंग मॉल है, ठीक है, वहाँ पे 3 लेवल के अगेन मैनेजमेंट हो गई, 3 लेवल की टैक्टिकल, स्ट्रेटेजी, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। अब डिसीजन ये लेना है कि आपका कोई शेल्फ है, उसमें डेनिम के शर्ट ज्यादा बिक रहे हैं, है ना, तो अपने स्टोर के सेल्फ में डेनिम के शर्ट्स ज्यादा लगाना है आपको, ठीक है। तो ये कौन डिसीजन लेगा? ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स होंगे, ठीक है। अब आपको ये लेना है कि भाई कि नेक्स्ट ईयर हमें 2 और नए ब्रांच खोलने हैं अपने मॉल के, ठीक है। तो ये डिसीजन कौन लेगा? टैक्टिकल मैनेजर्स। और ये डिसीजन की नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे मान लीजिए 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स में, ये डिसीजन कौन लेगा? स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम, जिस तरह से लेवल डिफाइन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं एक वर्ड मैंने जो नोट्स बनाया वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसका नोट्स बनाया, अगर आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। मैं 5 मिनट और रुक जाइएगा, 5 मिनट में इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी डेटा, ठीक है, जो किसी डेटा को प्रोसेस करके उसके अंदर मीनिंग डाल दिया जाता है तो इन्फॉर्मेशन होता है। हाउ शुड द इन्फॉर्मेशन बी? तो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, गोल एंड मिशन स्टेटमेंट? तो मिशन स्टेटमेंट का मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी का जो गोल और ऑब्जेक्टिव है ये डिफाइन होता है कि उसमें मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखा है ना। मिशन स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है? उसके पर्पस डिफाइंड होता है, यानी क्यों कंपनी एग्जिस्ट करती है और किसके लिए करती है। स्ट्रेटेजी होता है, स्ट्रेटेजी यानी कैसे हम सर्विसेज यानी जो भी काम करते हैं उसको हम प्रोवाइड करेंगे। पॉलिसी या कल्चर कंपनी का उसमें डिफाइन होता है क्लियरली, यानी हाउ शुड द एम्प्लॉय बिहेव विद ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच अदर। वैल्यूज यानी कोर प्रिंसिपल्स होंगे कि वहाँ मेंशन होंगे, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट के अंदर। व्हाट डज मैनेजमेंट डू? तो मैनेजमेंट करती क्या? जनरली प्लानिंग करती है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग करती है, ठीक है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्लानिंग? द प्लानिंग के जनरली 3 लेवल्स होंगे: स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। मैनेजर्स नीड टू इन्फॉर्म managers need information for planning. Where do they get information from? तो कहाँ से information मिलेंगी? सेंटर्स होंगे, जैसे कॉस्ट सेंटर से रिकॉर्ड कॉस्ट के डेटा मिल जाएंगे, रेवेन्यू सेंटर से रेवेन्यू के डेटा मिल जाएंगे, प्रॉफिट सेंटर से रेवेन्यू प्लस कॉस्ट दोनों के डेटा मिल जाएंगे इजली, और इन्वेस्टमेंट से रिकॉर्ड्स, आरओसी, रिटर्न कैपिटल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर वाले लेते हैं, तो वहाँ के डेटा उनसे मिल जाएंगे, ठीक है। Information that managers uses could be of financial and non-financial nature. तो फाइनेंशियल नेचर के जो इन्फॉर्मेशन जो मैनेजर्स यूज करते हैं 2 तरह की होंगी, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। अब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होंगी उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिल जाएगा। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होंगे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। जो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? add managers in planning, decision making, controlling. No legal requirement, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इंटरनल यूज मेनली, तो इंटरनल यूज ही होता है मोस्टली उसका, बोथ हिस्टोरिकली एंड फ्यूचर लुकिंग। जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मतलब हिस्टोरिकल डेटा को देख के रिपोर्ट्स बनाती है, और फ्यूचर जैसे बजटिंग करते हैं ना फ्यूचर में, तो बजटिंग के लिए भी अगर रिपोर्ट बनता है तो सारा फ्यूचर लुकिंग होता है। बट ये चीज ना, ये
हिस्टोरिकल, इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल होता है फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें जो डेटा होता है हमारा सिर्फ हिस्टोरिकल ही होता है, हम उसमें कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जो फ्यूचर होता है उसी को एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसमें मेन पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी को और फाइनेंशियल पोजीशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेट कंपनी, तो लीगल रिक्वायरमेंट होती है मतलब इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना पड़ता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है किसके लिए, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। एज पर अकाउंटिंग्स, तो अपनी जो ये अकाउंटिंग है, अपने जो अकाउंट स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका एक फॉर्मेट होगा, और वो कहाँ पे मेंशन है फॉर्मेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। और ये जो मोस्टली जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, वो एक्सटर्नल उसके जो यूजर्स है वो एक्सटर्नल ही होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में कुछ अकाउंट्स बनाते हो, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो वो बनाते हैं एनुअल स्टैट्यूटरी अकाउंट होता है, बजट एंड फोरकास्ट होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रिपोर्ट होती है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी रिपोर्ट होती है, कैश फ्लो रिपोर्ट्स होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिपोर्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट्स हो सकती है, रिटर्न टू गवर्नमेंट डेब्ट्स यानी सेल्स रिटर्न, इनकम रिटर्न, जो जितने भी तरह के रिटर्न हम इनकम टैक्स को फाइल करते हैं, सारे रिटर्न ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो जाते बनाते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा ये कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मुझे लगता है वो भी कर लेना चाहिए, तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूँ इसी ही चैप्टर में। तो what if any is the difference between data and information, डेटा इन्फॉर्मेशन के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, दे आर द सेम, नहीं, डेटा और इन्फॉर्मेशन सेम नहीं है, हमें तो कितना सारा पढ़ा है इसके बारे में ना। डेटा कैन ओनली बी फिगर्ड वेयर इन्फॉर्मेशन कैन बी फैक्ट्स और फिगर, तो डेटा को सिर्फ फिगर होता है और इन्फॉर्मेशन फैक्ट फिगर दोनों होता है, नहीं, गलत बात। फैक्ट्स तो डेटा होता है और फिगर्स भी सिर्फ डेटा होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम सॉर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, सही बात है कि सॉर्ट और एनालिसिस करते हैं, है ना, किसी प्रॉपर एक अरेंजमेंट में कुछ करते हैं हम डेटा के साथ, तभी इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। डेटा रिजल्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग मेनी इंडिविजुअल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो कितने भी आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जब तक उसके अंदर हम कुछ एनालिसिस ना करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। तो ये आ गया, कंप्लीट द टेबल आइडेंटिफाइंग ईच फंक्शनल्स, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल, ये 3 में डिफाइन करना है कौन सा क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट और कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट फॉर अ कॉस्ट सेंटर, तो एनुअल बजट हम जब करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, जब हम एनुअल बजट कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, कंट्रोल तो होता नहीं, कंट्रोल में तो क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंपेयर करते हैं, हम तो अभी बजट ही कर रहे हैं ना, सॉरी अभी तो हम बजट ही बना रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से हमारा ये प्लानिंग है, ठीक। और जब प्लानिंग है तो डिसीजन मेकिंग भी होगा, है ना। रिवाइज बजट फॉर नेक्स्ट पीरियड फॉर अ कॉस्ट सेंटर, तो हम अब क्या कर रहे हैं, बजट को हमने अब देखो कंपेयर किया होगा, है ना, अब कंपेयर करके क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं किसको, हम बजट्स को कर रहे हैं किसी कॉल सेंटर के लिए, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग तो है और साथ में कंट्रोलिंग भी है, ठीक है, 2 चीजें होंगी हमारी। इम्प्लीमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके बेस्ड पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने बताया था जब इम्प्लीमेंट होगा तो फिर उसमें डिसीजन मेकिंग होगा, है ना। आप लोगों को मैंने साफ साफ क्लियर करके बताया था इसमें, जब हम कुछ जो हमने ऑब्जेक्टिव किया और जब हमने वेज डिफाइन किया उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कुछ प्लानिंग मतलब वेज डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है हमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, तो वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों होता है, ठीक है।
सेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव फॉर नेक्स्ट पीरियड। तो हम कुछ सेट कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो ये प्लानिंग हो जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जब प्लानिंग है तो डिसीजन मेकिंग भी होगा, है ना। जब भी देखिए, जब भी कोई प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होगा, और जब भी कंट्रोलिंग है तो डिसीजन मेकिंग होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब डिसीजन मेकिंग हो तब प्लानिंग या कंट्रोल दोनों हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कंपेयर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड हम जो कंपेयर करते हैं वो कंट्रोल के अंदर होता है, और ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या मैच हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग पांचों एक्टिविटीज है, 1 and 4th प्लानिंग है, 2 and 5th कंट्रोल है, 1 and 4th, 2 and 5th, और बाकी ये सारे, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक है। टेस्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग 3, the management accountant has communicated a detailed budget to ensure the cost saving targets are achieved in forthcoming period। तो forthcoming period में this is example of, तो ये टैक्टिकली होगा, क्योंकि देखिए forthcoming यानी नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ कर रहा है काम, तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा तो वो टैक्टिकल होगा ना। 5 ईयर से ज्यादा के लिए होगा तो क्या होगा, स्ट्रेटेजी होगा, है ना। स्ट्रेटेजी क्या होगा 5। अगर सेम ईयर या डे टू डे एक्टिविटी है तो वो क्या होगा, ऑपरेशन होगा। लेकिन वो 1 ईयर, 2 साल, 3 साल, 4 इयर्स ऐसा कोई होगा तो क्या करेंगे, टैक्टिकल प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट कोई है और क्वेश्चन में? टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 भी हो चुका है हमारा। 4, the following assertion relate to management accounting. The purpose of management accounting is to provide accounting information to the managers of the business and other the purpose of management accounting क्या है, to aid managers in planning, controlling and decision making, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, is to provide accounting information, ठीक है, to managers of the business and other internal users। तो ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन हम मैनेजर को और अदर इंटरनल जो यूजर्स हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉइज हो गए, उन सबको हम देते ही हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। स्टेटमेंट 1, मैनेजमेंट अकाउंट्स आर ओनली कंसर्न विद कॉस्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ऑपरेशंस। तो सिर्फ इसी के बारे में बात करती है मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ऑपरेशंस। तो ऐसा नहीं है, रिपोर्ट्स बनाई जाती है, बजट, फोरकास्टिंग, बजट वगैरह भी इसमें की जाती है। तो ये पार्टली ट्रू है, मतलब पूरी तरह ट्रू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कहने के ऐसा स्टेटमेंट जो कि ओनली वन स्टेटमेंट सही है, तो ये हो जाएगा इसका बी। 4th हमारा हो गया। 4th का एक बार आंसर देख लें, 4th का बी, ठीक है। तो 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब मैं अलविदा कहता हूँ, विदा लेता हूँ इस चैप्टर से, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर थोड़ा भी सही लगा तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।